नमस्कार मित्रों, मैं हूं कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं प्रजाधिकार संदेश। आज हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव में सांगानेर से जो भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्य चुनाव मीडिया प्रबंधन देखते थे मुकेश भारद्वाज जी आज हमारे बीच में है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो आपसे कुछ विशेष मुद्दों पे चर्चा करेंगे अपन जी। भाजपा 12 साल का प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन लेके चल रही कि 12 साल प्रधानमंत्री की मोदी ने ये किए, उस पर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे 12 साल वाले पे? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी प्रधानमंत्री रहे हैं। आपने देखा है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारत के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, जिनको उन्होंने एक एक करके सुलझाया। देश को आध्यात्म से लेके, स्वच्छता से लेके और कई सारे मुद्दे, महिला सशक्तिकरण से लेके, ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर उन्होंने काम किया, उनके टारगेट पर रहे। उनमें से पहला मुद्दा है जो देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना। पहले लोग क्या कहते थे, आपको ध्यान होगा कि जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की, कि धारा 370 हटाओगे तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले धारा 370 को एक वहाँ के लोगों को समझाया, उनको ये बताया कि आपका विकास, आपके लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, आपकी उन्नति कैसे होगी। तो वो कन्विंस हुए धारा 370 को हटाने के बाद में आज राज्य की क्या स्थिति है। देखिए, लद्दाख पर्यटन के नाम पर बहुत ऐसा कुछ हो रहा है जो कभी लद्दाख में नहीं रहा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोग जो पत्थर फेंकते थे, वो युवा आज डिजिटल कामों के माध्यम से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो धारा 370 देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल था। आए दिन पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसे हंगामे करता रहता था। प्रधानमंत्री जी ने साहस करके धारा 370 को हटाया। इसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़ना चाहोगे आप, जैसे 12 साल में क्या क्या उनका? इसके अलावा आप देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी मुस्लिम महिला हैं, विशेषकर उनके ऊपर कई सारे ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से उनको दबा के रखा जाता है। कोई भी घर में समस्या होती थी, महिला को 3 तलाक कहकर मुक्ति पा ली जाती थी। वो महिलाएं बेचारी घर का सब काम करती थी, पति विदेश में रहता है, एक फोन कॉल करता, कह देता कि आज से तो मेरी पत्नी नहीं हो, तीन बार तलाक बोल के उसका त्याग कर देता था। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस 3 तलाक के कानून को खत्म किया और एक कानून बनाया जिससे महिला सुरक्षित हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इसके बाद आप देखते हैं कि भारत में हर गली कूचे पर आप गंदगी का ढेर लगा हुआ देखते थे। आप देखते थे कि सब ऑफिसेज में कोने कुचारे में एक पीकदान बने हुए थे, ऑफिसेज के कोने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे मुद्दे को छुआ जिससे लोग बचते थे। झाड़ू लगाना प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, कोई झाड़ू लगा सकता है देश में, वो भी प्रधानमंत्री लेवल का आदमी। प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया स्वयं ने और बनारस के गंगा घाट से सफाई अभियान शुरू किया। आज वहां घाटों की स्थिति देखिए, क्या चमकते हुए घाट हैं। आज पूरे देश में स्वच्छता एक हमारी दिनचर्या में आ गया। वो प्रधानमंत्री जी के इस विजन के कारण है। आपको याद होगा कि कांग्रेस और अन्य दल के नेता जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया तो उनका मजाक बनाते थे। आज उसी का परिणाम है कि देश स्वच्छता में नंबर 1 की स्थिति में है। हमारा जैसे अन्य देशों की तरह भारत के भी कई घाट ऐसे हैं, कई नदियां ऐसी हैं, कई स्थान ऐसे हैं जो स्वच्छता में अच्छा रैंक पा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है जो विश्व में स्थान पाता है स्वच्छता के नाम। तो ये उनका विजन था। बिल्कुल। इसके अलावा
आप देखते हैं कि किसान हमारे, जिनको एक बेनिफिट दिया जाता था, किसानों को प्रोत्साहन राशि जैसे ही मिलती थी, कई सारे मदों में प्रोत्साहन राशि मिलती थी, तो कई दलाल और कई ऐसे लोग थे जो ऑफिसों में बैठे हुए थे, उन तक पूरा अमाउंट नहीं पहुंच पाता था, वो लाभ उनको मिल ही नहीं पाता था। कई बार फसल बीमा और कई सारे ऐसी चीज़ें जो किसान के लिए केंद्र देता था और वो उनको गुमराह करके आधा अधूरा पैसा दे देता था। ऐसे ही नरेगा एक ऐसी चीज़ थी, वहाँ जो मजदूर थे उनको जो मजदूरी मिलती थी उसमें दलाल इनकी आधी मजदूरी खा जाते थे। तो एक डायरेक्ट डीबीटी नाम से एक अभियान शुरू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उसमें जो अमाउंट केंद्र से माना कि 1000 रुपये आए हैं तो 1000 रुपये उसके अकाउंट में पहुंच रहे हैं, उसमें बीच में किसी का कोई लेना देना नहीं जी। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी। आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत, आज हर व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में वो लाभ मिल रहा है जिसके माध्यम से वो बिना पैसे खर्च किए हुए अपना चिकित्सा करा सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता है एक गरीब व्यक्ति अपना चिकित्सा कैसे कराए, तो उसको भामाशाह कार्ड बने, कई सारी चीज़ें हुई जिससे चिकित्सा के माध्यम से उनको सीधा लाभ मिल रहा है। बिल्कुल जी। इसमें राम मंदिर वाला मुद्दा कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आध्यात्म के क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वाराणसी में कॉरिडोर बनाया। काशी विश्वनाथ में आप जाते थे, देखते थे, यदि आप तो वहाँ के वासी हो, आपको ध्यान होगा वहाँ पे तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। आज काशी का एक अलग ही रूप बन गया है। तो आध्यात्म के रूप से प्रधानमंत्री जी का आध्यात्मिक स्वरूप आपने देखा होगा हर जगह, जैसे काशी हो, और राम मंदिर का तो मुद्दा ऐसा है कि राम मंदिर भगवान रामलला एक टेंट में उनको रखा गया था इतने सालों से, इतने वर्षों का एक लंबा दौर आपने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आते ही उन्होंने मन बना लिया था कि भगवान राम अब एक भव्य मंदिर में पहुंच गए। वहाँ बिना किसी एक भय का वातावरण बने, बिना किसी लड़ाई दंगे, उन्होंने मुस्लिम पक्ष को समझाइश करने के बाद उन्होंने उनको अपनी मस्जिद के लिए भी अलग स्थान दिया, उपलब्ध कराया। और जो पूरे 140 करोड़ भारतीय लोग जो जिनकी आस्था का केंद्र है, जिनके मन में एक भावना थी कि हमारे रामलला को एक भव्य मंदिर बने, वो उन्होंने स्थान दिया। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक रूप से आप देखते हैं। ये भजन लाल जी के सरकार आज की डेट में राजस्थान में वर्क कर रही है जी। 2 से 2.5 साल के आसपास का टेन्योर इनका बीत चुका है, लगभग 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के आसपास हो चुका है। राजस्थान में भजन लाल सरकार के कार्य को, उनकी नीतियों को कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं कि भजन लाल जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब विचार किया कि मुख्यमंत्री कैसा हो, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हम और आप जैसा हो। उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई राजघराने से थे या फिर कोई बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते थे। उनका एक संगठन के प्रति समर्पण का भाव था और उन्होंने कई सारे पदों पर काम किया पार्टी के लिए, संगठन के लिए। और उसके बाद उनके समर्पण के भाव को देखते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको चुना। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी एक किसान परिवार से आते हैं। वो समझते हैं कि हमारा राजस्थान गांवों में बसता है, गांव की उन्नति होगी तो प्रदेश की उन्नति होगी। सबसे पहले उन्होंने एक जो मुख्य मुद्दे थे उन पर ध्यान दिया। आप जानते हैं कि पानी की समस्या हमेशा राजस्थान में रही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे पानी की उपलब्धता होती नहीं थी।
उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से समझौते किए पानी के लिए। ERCP एक योजना हुई शुरू, उसमें मध्य प्रदेश से समझौते हुए जल के लिए, तो उससे पूर्वी राजस्थान और कई सारे क्षेत्र हैं जिनको पानी पहुंचेगा। ऐसे ही हरियाणा सरकार से पानी का समझौता हुआ, ऐसे ही गुजरात सरकार से भी, जो हमारे दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, उनको पानी की उपलब्धता होगी। तो ये ऐसे मुद्दे थे, ये मुद्दा विशेषकर पानी पीने की, पानी जो अपनी फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, तो पहला ध्यान उनका सरकार का गया, और वो लगभग मैं मानता हूँ कुछ ही दिनों में धरातल पर आ जाएगा, क्योंकि कार्य शुरू हो गया है। इसी मुद्दे में आगे बढ़ते हुए राइजिंग राजस्थान इन्होंने लॉन्च किया था, क्या उसको कैसे देखते हैं आप? राइजिंग राजस्थान, आप सोच सकते हैं कि सरकार बने और पहले ही साल में एक ऐसा प्रोग्राम सरकार शुरू कर दे जिससे कि इन्वेस्टर्स का ध्यान यहाँ पे जाए, क्योंकि बैक टू बैक किया था, पहले राइजिंग राजस्थान किया था, फिर उसके तुरंत ही उन्होंने बैक टू बैक प्रवासी राजस्थान कर दिया था प्रोग्राम। बिल्कुल, तो उस पे क्या विचार रखेंगे आपने? तो ये भी एक विजनरी चीज है कि आप एक तरफ किसान, पहला मुद्दा था किसान का, किसान के लिए जल की उपलब्धता, फसल के लिए और पीने के लिए, वो पहला काम हो गया। उसके बाद व्यापार, क्योंकि उद्योग यदि नहीं चलेगा सही ढंग से तो राजस्थान की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, तो उस पर ध्यान गया, और पहली साल में उन्होंने राइजिंग राजस्थान की। उससे देश भर के विदेशी लोग, विदेश में बैठे अपने व्यापारी हैं, वो सब आए, कनेक्ट हुए, और उद्योग के लिए अच्छा वातावरण बनाकर यहाँ पे काम शुरू हुआ। अभी कई सारे समझौते उद्योग के लिए हो चुके हैं, वो धरातल पर आ भी रहे। जैसे मैं ये बात कहूँ कि विपक्ष जो है यहाँ पे है, वो नए नए आरोप लगाता रहता है भजनलाल सरकार पे, भाजपा सरकार पे। तो अगर मैं क्षेत्रवाइज पूछूं आपसे कि इन एरियो में, जैसे मैं बात करूँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन आया भजनलाल सरकार में 2.5 साल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, तो उसको कैसे देखते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं कि पहले क्या था कि शिक्षा का प्राइवेटीकरण बहुत था। उससे क्या है कि सरकारी विद्यालयों पर एक स्कूल में बहुत सारे अध्यापक होते थे, और वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम होती थी। शिक्षा पर ध्यान, सरकारी शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। भजनलाल जी के आने के बाद में अभी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, हर बच्चियों की शिक्षा हो और बच्चे विद्यालय तक कैसे पहुंचे, उसकी योजना बनी है। तो वहाँ के विद्यालय के शिक्षक जाकर जागरण कर रहे हैं गांव-गांव में, और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि हम वहाँ पढ़े लिखे लोग, जो ट्रेंड लोग हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे सरकारी विद्यालयों में बच्चे पहुँचे। स्वास्थ्य में जैसे एक पूछें तो स्वास्थ्य में भी खूब काम, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी खूब आरोप लगते रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं कि विपक्ष वो आरोप लगा रहा है? कई सारी चीजें होती हैं, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, वो करते रहेंगे कैसे भी। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए जैसे माँ योजना आई, उसमें आपके प्रदेशवासी किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो उनको बिना कुछ दिए, कैशलेस उनका इलाज होगा। किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो उनका इलाज होगा। ये प्रदेश में तो होगा ही होगा, पर मान लो कि कहीं कोई दूसरे प्रदेश में गया है, वहां बीमार हो गया, तो कहां से पैसा लाएगा वो? तो उसके लिए भी वो सुविधा उपलब्ध है। मुकेश जी, आपने भजनलाल जी के साथ में काफी लंबे समय तक आप साथ रहे हैं जी। अगर मैं ये पूछूं कि जिस विधानसभा से वो चुन के आते हैं और जो उनका होम टाउन है जैसे भरतपुर जी, उन जगहों पे क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको जनहित के हिसाब से, जनता के हिसाब से? पहले बात करते हैं अपन भरतपुर की। भरतपुर उनका गृह क्षेत्र, गृह जिला है जी, बिल्कुल। तो चूंकि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी है। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हमारे गिरिराज महाराज के भक्त हैं जी। तो आपने देखा होगा कि उनकी पत्नी पहले से, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी
पट परिक्रमा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जब जी। पूरा लेट के एक परिक्रमा होती है। जी तो वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कठिन परिक्रमा है वो। जी। सामान्यतः हम पैदल एक परिक्रमा लगा लेते हैं, वो इतनी कठोर नहीं होती, लेकिन पट परिक्रमा पूरे शरीर से दंडवत परिक्रमा कहते हैं जैसे, वो परिक्रमा लगाते हैं। उनके बच्चे वो और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी परिक्रमा लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। उनका ध्यान उस क्षेत्र के लिए गया, उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, वहाँ लोग सुविधानुसार पहुंचे। डी लगभग गिरिराज जी का 4 किलोमीटर के आसपास ब्रज का क्षेत्र ही ब्रज का क्षेत्र आता है। तो वहाँ विकास के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। भरतपुर जो सिटी है, भरतपुर शहर में भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है, उसके माध्यम से वहाँ विकास हो रहा है। आसपास के गांवों को वहाँ शामिल करके और वहाँ का विकास हो रहा है। वहाँ सारी सुविधाएं, ये आपका सीवर की सुविधाएं हैं, और भी सुविधाएं हैं, रोड बन रहा है इंटरनली। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको, पर्यटन के नाते और विकास के नाते। और जैसे सांगानेर की आपसे बात करें तो जो सांगानेर जयपुर में विधानसभा जाते हैं चुन के आते हैं। सांगानेर में आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती थी। उसके लिए अभी एक काम शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि एक ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया, जो सांगानेर से थाने से स्टार्ट होगा फ्लाईओवर्स, और मालपुरा गेट से आगे निकलेगा। तो वहाँ जो उसकी वहाँ की समस्या है ट्रैफिक की, वो समापन की ओर हो जाएगी। एक सीधा रोड आपके रीको से लेके रेलवे लाइन के पैरेलल और ये आगे तक निकल रहा है। क्योंकि सांगानेर में इंक्रोचमेंट का जाम खूब इंक्रोचमेंट की वजह से जाम लगता है, जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं सड़कों पे। पहले से जो वहाँ पे स्थिति थी वो आपके सामने है। वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या इसलिए है क्योंकि एक तो जगह कम है, पुराना शहर है, तो वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रहती थी। धीरे धीरे ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा, वहाँ सीवर की समस्या बड़ी थी, तो वहाँ सीवर लाइन डल रही है पूरे क्षेत्र में। पानी जो है, पहले सांगानेर कनेक्ट नहीं था इससे बीसरपुर लाइन से, तो अभी बीसरपुर लाइन से सारा सांगानेर कनेक्ट हो गया। तो पानी, बिजली, मूलभूत समस्याएं जो हैं वो वहाँ की हो रही हैं। वहाँ कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है उसकी समस्या थी, वो भी हो गया है। बड़े बड़े संस्थान, आयुर्वेद का संस्थान है, वो भी वहाँ पहुँच रहा है सांगानेर में। तो इस तरीके आप देखते हैं B2 बाईपास की स्थिति देख लीजिए, बहुत बड़ा मतलब एक क्षेत्र है जो 6 किलोमीटर का, वहाँ पे अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या थी। तो एक बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने और उस समस्या का समाधान किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि भी वहाँ पे ऐसे एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था जी, जिसका बहुत बड़ा विवाद उठा था, उस पर क्या कहेंगे आप? धार्मिक स्थल, यदि देखिए, जब आप किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं तो आपको रोड, सड़क एक बहुत महती आवश्यकता है। यदि उसके बीच में कोई धार्मिक स्थल आ रहा है तो उसको हटाना आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा कि वहाँ विकास होगा ही नहीं। अच्छा, विकास के लिए धार्मिक स्थल किसी भी कोई विशेष ऐसा नहीं है किसी धर्म का ही हटना जरूर। हिंदू धर्म के भी धार्मिक स्थल हटे वहाँ पे, मुस्लिम धर्म का भी धार्मिक स्थल हटा है, सबको समझाइश करके हटाया, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। उससे आप देखिए वहाँ का पूरा जगह जाने आने का मतलब एक अच्छा रोड बन गया, जगतपुरा में कनेक्टिविटी हो गई अच्छी। भजनलाल जी के जो धार्मिक जीवन है जी, धार्मिक जीवन, आपने चर्चा में कुछ बात थी, कुछ बात आपने अभी नहीं बताई है। वो धार्मिक जीवन के बारे में आप बताइए कि कैसे वो धर्म को कैसे लेते हैं, सनातन को कैसे लेके चलते हैं वो आप देख लेंगे, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि कोई नई चीज बताइए आप। हाँ, मैं आपको बताऊं, गिरिराज जी के जो भक्त परिवार है, तो जो सेवा करने वाले लोग थे श्रीनाथ जी की, गिरिराज जी की, उनकी पीढ़ी में आते हैं। अच्छा, तो इनके खून में है ये सेवा, पूजा, ये धर्म, ये इनके उसमें है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है। तो पूरा परिवार आप देखेंगे कि उनको, आपने ये भक्ति देखी, गिरिराज जी की भक्ति आप देखते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां धार्मिक
स्थल जहां भी होगा, जिस भी यात्रा में जाएंगे, आपने देखा अभी कुछ दिनों से एक ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा शुरू की है उन्होंने, जो प्रवास, ग्राम चौपाल प्रवास वहां होता है। जनरली आपने देखा है कि लोग रात्रि प्रवास नहीं करते नेता, जो रात्रि प्रवास करते हैं तो वहां की जो समस्याएं हैं, यदि एक रात वहां रुकेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, तो वहां की समस्याएं निकल के आती हैं। और लोग अपने को, मुख्यमंत्री को अपने पास देखते हैं तो उनको लगता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठकर भोजन कर रहा है, हमारे साथ बैठकर बात कर रहा है, हमारी समस्याओं को देख रहा है, तो उनकी जो समस्या उनका तात्कालिक निराकरण भी होता है। और जहां भी जाते हैं आपने देखा होगा, भ्रमण के साथ वो कोई भी मंदिर होगा, जहाँ पे तीर्थ स्थल है या कोई भी मंदिर है, वहां जाकर सेवा में हाजिर होते हैं। आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। तो मित्रों, ये थे मुकेश भारद्वाज जी। मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने बहुत बेबाकी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।